नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ हमारा हो रहा है डिस्कशन और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं ये हमारा प्यारा सा बैच जिसका नाम है उदय। इस उदय बैच के अंतर्गत दोस्तों हम लोग आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स को अब तक देख रहे थे और आप देखते हैं कि आपका इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, हिंदी हुआ, है ना, साइंस हुआ, इन सभी सब्जेक्ट्स को आप अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और वहीं पर जो आपका सोशल साइंस यानी कि जो सामाजिक अध्ययन वाला भाग है उसे आप मेरे साथ डील करते हैं, उसे आप मेरे साथ पढ़ते हैं। दोस्तों हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखने वाले हैं। किस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं? जैसे आप लोग मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं दोस्तों, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हमारा ये चैप्टर है और ये चैप्टर हमें कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों? आप देखते हैं कि आपके जो भूगोल या फिर जिसे हम लोग ज्योग्राफी के नाम से भी पुकारते हैं ना, उसके अंतर्गत हमें ये चैप्टर देखने को मिलता है। काफी अच्छा, काफी प्यारा और काफी जबरदस्त हमारा ये चैप्टर है। इस चैप्टर के दोस्तों आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 को आप सभी के सामने रखने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर की पूरी बारीकी को समझेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं कि हमारे आज के इस सेशन के अंदर, हमारी आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग किन किन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई प्राकृतिक वनस्पति, इसका अर्थ क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग वनस्पति जात, है ना, वनस्पति क्या होती हैं इनको समझेंगे और उसी के साथ साथ फिर प्राणी जात क्या होती हैं उनको समझेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारे देश के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर हम लोग वनस्पतियों को और प्राणियों को कैसे प्रभावित होता हुआ देख रहे हैं, वो क्या तरीके हैं, वो क्या वजह है जिससे हमारे पेड़ पौधे, वनस्पति का मतलब हमारे पेड़ पौधे और प्राणी का मतलब होता है हमारे पशु, हमारे जानवर प्रभावित हो रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ दोस्तों फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा भारत है, इसके अंतर्गत आप लोग वनस्पतियों के अलग अलग प्रकार देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश के अंतर्गत हमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्या है, ये भारत में कहां पर देखने को मिलते हैं उनको समझेंगे। और दूसरे कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये कहां है और ये कहां, कौन कौन से राज्यों में है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों इन सभी बिंदुओं को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से इन सभी चीजों को आपके सामने रखते चलेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत मजेदार तरीके से इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं, है ना दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राकृतिक वनस्पति, इसका अर्थ आपके हिसाब से क्या होता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक का मतलब होता है जिसके अंदर आप देखते हैं जो प्रकृति यानी कि नेचर, है ना, कुदरत जिसे हम लोग साधारण शब्दों में कहते हैं, उसको हम लोग प्रकृति या फिर कुदरत कहते हैं, है ना। और प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वनस्पति का मतलब क्या होता है? वनस्पति का मतलब होता है जिसको हम लोग पेड़ पौधों के नाम से पुकारते हैं, है ना। आप देखते हैं दोस्तों आपके घर के आसपास बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप खुद लगाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं जंगल, क्या इसे आपने और हमने लगाया है? नहीं, ये अपने आप उगे हैं, है ना। ऐसे हमारे पेड़ पौधे आप देखते हैं दोस्तों, ऐसे हमारी वनस्पतियां जो बिना मानव की सहायता से आप क्या देखती हैं दोस्तों? फलते फूलते हुई दिखती हैं। ऐसी पेड़ पौधों को, ऐसी वनस्पतियों को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इनको मनुष्यों के द्वारा नहीं लगाया गया। आप अगर अफ्रीका के बड़े बड़े जंगलों को देखते हैं, अमेज़न के जंगलों को देखते हैं, भारत के अंदर भी हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े जंगल हैं, इन सभी जंगलों को क्या मनुष्य ने स्थापित किया है? नहीं, हमारा इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ये अपने आप कुदरती, नेचुरली उगे हैं, इसी वजह से इनको प्राकृतिक वनस्पति के नाम से पुकारा जाता है। और इन वनस्पतियों को आप देखते हैं दोस्तों, ये जो वनस्पति हैं, इन वनस्पतियों पर आप देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, है ना। हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छुआ था। और इन वनस्पतियों में, इन जंगलों में आप देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े आपको अलग अलग प्रकार के आपको जानवर भी देखने को मिलते हैं और आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति हमारी ऐसी वनस्पति है जो मानव की सहायता के बिना उगाई गई है और इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप उगी है। इसी को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के नाम से पुकारते हैं। बढ़ते हैं आगे, डिस्कशन करते हैं दोस्तों कि अब हमारी प्राकृतिक वनस्पति क्या है। ये तो हमने देख लिया कि जितने भी हमारे जंगल होते हैं इनको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के नाम से पुकारते हैं। और इन आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे जंगल हैं इसके अंदर हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं जंगलों में। एक आप क्या देखते हैं दोस्तों? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और उसी के साथ साथ हमें बहुत सारे प्रकार के आप देखते हैं कि हमारे जानवर या फिर पशु देखने को मिलते हैं, है ना। अगर बात की जाए दोस्तों, यहां पर एक शब्द आपके सामने रखा जा रहा है जिसे कहा जा रहा है वनस्पति जात।
जात। और वनस्पति जात का मतलब क्या है दोस्तों? वनस्पति जात का मतलब होता है, आप देखते हैं, वनस्पति जात का मतलब होता है कि हमारे आसपास मौजूद ऐसी पौधे, हमारे आसपास मौजूद जो पौधे हैं वो एक प्रकार के नहीं है, है ना? क्या हमारे पास सारे जितने पौधे हैं वो पीले कलर के हैं? क्या जितने हमारे पौधे हैं वो आपको नारंगी रंग के दिखते हैं, या फिर आप देखते हैं कि आपको पर्पल रंग के दिखते हैं? ऐसा नहीं है। हमारे पास पौधों की भी, हमारे पास फूलों की भी आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार हैं, है ना? तो इन्हीं को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पौधे हैं, जब इनको हम लोग एक समूह के अंतर्गत देखते हैं तो इनको किस नाम से पुकारा जाता है? इनको तब वनस्पति जात के नाम से पुकारा जाता है। वनस्पति जात का मतलब क्या है? कि हमारे पास जितने भी अलग अलग प्रकार के हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे फूल हैं, जब इनको एक समूह के तौर पर हम लोग पुकारते हैं तो इनको वनस्पति जात के नाम से पुकारा जाता है। अलग अलग प्रकार के हमारे पौधे हैं दोस्तों, कुछ में बहुत ज्यादा कांटे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इन सभी अलग अलग प्रकार के जो हमारे पौधे हैं, पेड़ हैं, इनको जब एक समूह के तौर पर पुकारा जाता है तो इसको वनस्पति जात कहा जाता है। दूसरा शब्द है दोस्तों जिसे हम लोग पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग समझ रहे हैं, इसे कहा जा रहा है प्राणी जात। अब प्राणी जात का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, प्राणी जात का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे आसपास जितने भी आप जंगल देखते हैं, है ना, मनुष्य के अलावा आप देखते हैं कि इस पृथ्वी पर और भी लोग हैं जो जीवित हैं, और उनमें से आपको दिखता है दोस्तों हमारे ये जानवर। और इन्हीं जानवरों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? इन्हीं जानवरों को हम लोग प्राणी जात के नाम से पुकारते हैं। क्या हमारे पास एक ही तरीके के जानवर है ना? ऐसा नहीं है। हमारे पास शाकाहारी जानवर हैं, हमारे पास मांसाहारी जानवर हैं, हमारे पास बहुत ऊंचे जानवर हैं, हमारे पास बहुत ताकतवर, बहुत भारी भरकम जानवर हैं, है ना? हमारे पास आप देखते हैं बहुत छोटे जानवर हैं, बहुत तेज भागने वाले जानवर हैं, है ना? तो अलग अलग प्रकार के जानवर हमें देखने को मिलते हैं, है ना? आप देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर आप देखते हैं कि मनुष्य के साथ साथ हजारों सालों से ये जानवर भी मौजूद रहे हैं, और इन सभी अलग अलग जानवरों को जब एक सामूहिक तौर पर हम लोग पुकारते हैं, जब इतने अलग अलग ये जो हमारे जानवर हैं, जब इनको एक सामूहिक तौर पर एक नाम से पुकारा जाता है तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तब इनको प्राणी जात कहते हैं। कुछ ऐसे हमारे जानवर हैं जो जमीन पर रहते हैं, कुछ ऐसे हमारे जानवर हैं जो आपको उड़ते हुए दिखते हैं, कुछ ऐसे हमारे जानवर हैं जो आपको पानी में रहते हुए दिखते हैं। तो इतने सारे भिन्न भिन्न जानवरों को जब एक समूह के अंतर्गत एक नाम से पुकारा जाता है तो इनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्राणी जात कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति जो बिना मानव के हस्तक्षेप से उगी है, इन जंगलों के अंदर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति जात देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ इन्हीं जंगलों के अंदर और हमारी पृथ्वी के ऊपर हमें बहुत सारी प्राणी जात यानी कि अलग अलग प्रकार के जानवरों को भी देखने को मिलता है ना? अब आप देखते हैं दोस्तों कि किसी भी स्थान की जो आप देखते हैं कि वनस्पति जात होती है, अगर आप देखें भारत में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर आप लोग देखते हैं कि हमें थोड़े भारी भरकम प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों हमारे प्यारे भारत के अंदर असम के आसपास के इलाकों में आपको बहुत सारे गेंडा देखने को मिलेंगे, है ना? वहीं आप लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल के आसपास आपको वहां पर बहुत सारे बाघ देखने को मिलेंगे, है ना? और आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा राजस्थान के आसपास का एरिया है वहां पर आपको बहुत सारी हिरन देखने को मिलेगी। अब अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार के ये जो जानवर हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे ही अगर आप देखते हैं कि केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, वहां पर हमें हाथी देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के जानवर हमें अलग अलग जगहों पर देखने को क्यों मिलते हैं? इसके पीछे वजह है दोस्तों, इसके पीछे वजह है जलवायु, है ना? आप क्या देखते हैं दोस्तों? जलवायु, है ना? हर जानवर हर प्रकार की जलवायु में जीवित नहीं रह सकता। बहुत से जानवर हैं जो ठंडी जलवायु में जीवित रहते हैं, बहुत से जानवर हैं जो एकदम गर्म जलवायु में जीवित रहते हैं, बहुत से ऐसे हमारे जानवर हैं जो आपको दिखता है दोस्तों कि कहां पर बसते हैं, वो आपको संतुलित वातावरण में दिखते हैं। ऐसे ही हर एक क्षेत्र के अंदर एक जैसी हमें वनस्पति या फिर पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते। कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो एकदम ठंडे इलाकों में दिखेंगी, कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो एकदम हमें एकदम गर्म इलाकों में दिखेंगी। तो अलग अलग इलाकों में जो हमें ये अलग अलग जानवर और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है जलवायु, है ना? तो जहां ठंडी जलवायु है वहां अलग जानवर अलग पेड़ पौधे, जहां गर्म जलवायु है वहां पर अलग जानवर और अलग पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ धरातल, धरातल का मतलब क्या है दोस्तों? कि मान लीजिए कि अगर आप मैदानी इलाके में हैं तो मैदानों में आपको अलग प्रकार के आप देखते हैं कि आपको आपके प्राणी जात देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग क्या है दोस्तों, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ों के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि पहाड़ों में जो हमारे वनस्पति जात या फिर प्राणी जात होंगे वो अलग होंगे, है ना? ऐसे ही अगर आप रेगिस्तान की बात करते हैं, है ना, धरातल का मतलब होता है जमीन, तो मैदान के अंदर अलग प्रकार के जानवर अलग प्रकार के आपको दिखते हैं पेड़ पौधे, पहाड़ों के अंदर भी अलग प्रकार के जानवर और अलग प्रकार के आपको क्या दिखता है दोस्तों? आप देखते हैं कि हमें वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, और रेगिस्तान के अंतर्गत भी। तो ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं, ये दो महत्वपूर्ण वजह है जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जमीन
अगर आप देखते हैं कि मैदानी इलाका होगा तो अलग प्रकार के जानवर मिलेंगे, अलग प्रकार की वनस्पति मिलेगी। पहाड़ी इलाका होगा तो मैदान से अलग आपको जानवर और वनस्पतियां वहां पर देखने को मिलेंगी। और उसी के साथ साथ रेगिस्तानी इलाका होगा तो आपको दिखता है दोस्तों कि वहां की हमें अलग प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इस बिंदु को हम लोग और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर ये जो हमारा क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि धरातल और जलवायु है, ये कैसे किसी भी इलाके के अंतर्गत मौजूद जो हमारे जानवर होते हैं उनको प्रभावित करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर एक शब्द लिखा है जिसे हम लोग धरातल या फिर भूभाग के नाम से पुकार रहे हैं, है ना। भूभाग या फिर दोस्तों इसे हम लोग धरातल या फिर इसे हम लोग भूमि या फिर हम लोग इसे सीधे शब्दों में जमीन के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है इसका भूभाग पर सीधा प्रभाव पड़ता है ना। ये जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है, जो हमारे आपको दिखता है कि जंगल है, ये सीधे तौर पर जमीनों पर तो बसे हुए हैं, जी हाँ, है ना। जमीन पर ही आपको दिखता है कि हमें बसे हुए हैं। यदि आप क्या देखते हैं दोस्तों कि अगर आपकी जमीन बिल्कुल समतल होगी, अगर आपकी जमीन एकदम सपाट है, एकदम समतल है, तो वो काफी ज्यादा आपको उपजाऊ दिखती है। और मनुष्य इसका प्रयोग किसके लिए करता है दोस्तों, कृषि के लिए करता है। और अगर आप देखते हैं दोस्तों कि कोई जमीन समतल नहीं है, सपाट नहीं है, तो वहां पर आप देखते हैं कि ऐसी जगह पर हमें जंगल ज्यादा पनपने की संभावना देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अमेज़न जंगल को देखते हैं, अगर आप देखते हैं भारत के अंदर किसी और जंगल को, या फिर अफ्रीका के अंदर जितने भी जंगल हैं, क्या वो पूरे मैदान के अंदर है? नहीं, वहां पर आपको ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ये जो जंगल विकसित हुए हैं, ये जंगल जंगल बन पाए हैं क्योंकि आप देखते हैं क्योंकि ये सपाट नहीं थे। अगर ये सपाट होते, अगर ये एकदम सीधे होते तो मनुष्य इन पर कृषि करता, है ना। तो आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जंगल जो है आपको क्या दिखता है, ये ऐसी जगह पर हमें बसे हुए दिखते हैं जो किस तरीके से होते हैं दोस्तों, जो समतल नहीं होते हैं, जो आपको समतल या फिर सपाट होते हुए नहीं दिखते। क्योंकि अगर समतल सपाट होते तो इन पर तो मनुष्य खेती करना शुरू कर चुके होते। ठीक, इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमें ना दोस्तों क्या दिखता है कि हमें हर एक जगह की ना मिट्टी भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। जी हाँ, अगर आप लोग बात करते हैं अलग अलग इलाकों की, तो अलग अलग इलाकों में भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा या फिर मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक, तो जैसे अगर आप लोग देखें, जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि जो बलुई मिट्टी होती है, जिसे हम लोग रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं, इस रेगिस्तानी मिट्टी के अंदर क्या हम लोग हर प्रकार का पेड़ पौधा उगा सकते हैं? नहीं। रेगिस्तानी मिट्टी में सिर्फ आपको क्या उगता हुआ दिखेगा दोस्तों, आपको सिर्फ कैक्टस उगता हुआ दिखेगा। ऐसे ही हमारे पास एक मृदा होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दलदली मृदा कहते हैं। दलदली मृदा का मतलब कि नदी है, नदी के आसपास आप देखते हैं कि जहां पर पानी होता है ना, तो वहां पर जो मिट्टी होती है वो दलदल की तरीके से होती है। आप पैर रखोगे तो आपका पैर अंदर चला जाएगा। क्या दलदली मिट्टी में हम हर प्रकार की वनस्पति को उगा सकते हैं? नहीं, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि दलदली मृदा में हम लोग सिर्फ मैंग्रोव वनस्पति को उगाते हैं। ये मैंग्रोव वनस्पति क्या है, ये हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमें अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियां दिख रही हैं, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है धरातल। अगर जमीन सपाट होती तो मनुष्य क्या कर लेता दोस्तों, वहां पर खेत कर लेता। बहुत सी जमीन सपाट नहीं है लेकिन वो उपजाऊ है, और सपाट ना होने की वजह से, ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से फिर वो हमको जंगल में परिवर्तित होता हुआ दिखा। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में हमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो मिट्टियां दिखती हैं, इन मिट्टियों की वजह से भी हमें उस इलाकों के अंदर अलग अलग प्रकार के क्या दिखते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि हमें हमारे वनस्पतियां या फिर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ये हमारा मैंग्रोव वन से संबंधित एक चित्र है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो जलवायु और तापमान होता है किसी भी क्षेत्र के अंदर, आप देखते हैं कि जो जमीन होगी वो वहां की वनस्पतियों को प्रभावित कर रही है। उसी के साथ साथ किसी भी एरिया की जो जलवायु है ना दोस्तों, और वहां पर तापमान जो है, वहां का जो टेम्परेचर है, और आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, आर्द्रता का मतलब होता है हवा के अंदर पानी की उपस्थिति। ठीक, तो दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह है, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आप लोग देखते हैं कि हमारे पास वनस्पति के भिन्न भिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं, तो वो प्रभावित होता हुआ हमें किससे दिख जाता है दोस्तों, वो तापमान से हमें प्रभावित होता हुआ दिख जाता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा होने का मतलब क्या है दोस्तों, तापमान ज्यादा होने का मतलब है कि वहां पर गर्मी हमें ज्यादा दिखती है। और तापमान कम होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, तापमान कम होने का मतलब है कि वहां पर हमें सर्दी ज्यादा दिखती है। तो ये जो टेम्परेचर होता है ना दोस्तों, अगर किसी क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर हमें अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी, और अगर किसी क्षेत्र में टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर हमें अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। टेम्परेचर कम यानी कि बर्फ गिरते हुए दिखेगी, बर्फ वाले इलाकों में हमें अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर ज्यादा है ना, यानी कि रेगिस्तानी वाला इलाका हो जाएगा, तो वहां पर हमें अलग प्रकार के आप देखते हैं दोस्तों क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो तापमान ज्यादा होगा तो आप देखते हैं दोस्तों कि हमें कटीली झाड़ियां देखने को मिल सकती हैं, है ना। और तापमान अगर संतुलित होगा तो हमें हरा भरा आप देखते हैं कि दोस्तों पूरा जंगल देखने को मिल जाता है।
तो अधिक तापमान का मतलब क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि अधिक तापमान का मतलब है कि वहां पर हमें क्या दिख जाता है दोस्तों, हमें बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि अच्छी आर्द्रता देखने को मिल जाएगी। अधिक तापमान का मतलब, इसका मतलब है कि यहाँ पर संतुलित हमारा तापमान हमें देखने को मिल रहा है। संतुलित तापमान का मतलब क्या है दोस्तों, कि 25 डिग्री सेल्सियस से आप देखते हैं कि लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ये जो तापमान किसी क्षेत्र में होगा, तो वहां पर अच्छे प्रकार के हमारे पेड़ पौधे हमें देखने को मिलेंगे। और वहीं आप लोग देखते हैं दोस्तों कि तापमान अगर हद से ज्यादा आप देखते हैं कि बढ़ता चला गया, तो उस क्षेत्र के अंदर आपको क्या होता हुआ दिख जाएगा दोस्तों, वहां पर हमें कटीली झाड़ियां देखने को मिल जाएंगे, जैसे रेगिस्तान के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज है जो हमें किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या होते हुए दिखती है दोस्तों, जो प्रभावित होते हुए दिखती है, वो कहलाता है सूर्य का प्रकाश, है ना। सूर्य का प्रकाश जो है, सूरज की रोशनी भी किसी इलाके के अंतर्गत मौजूद जो वनस्पति होती है उसको प्रभावित करती है ना। किसी भी स्थान पर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कितनी मात्रा और कितनी समय तक पड़ रहा है, अगर किसी जगह पर आप देखते हैं कि सूरज की रोशनी बिल्कुल सही तरीके से आती रहेगी, तो उस क्षेत्र के अंदर पेड़ पौधे बहुत अच्छे प्रकार के ऊंचे ऊंचे होंगे, है ना। जैसे अफ्रीका में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जंगल हमें अफ्रीका में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के ऊपर आप देखते हैं कि सूरज की रोशनी आप देखते हैं कि साल के 365 दिनों में बिल्कुल समांतर तरीके से पड़ती है। दुनिया के दूसरे इलाकों में ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। तो जिस भी क्षेत्र के अंदर सूरज की रोशनी बिल्कुल सही तरीके से, अच्छी मात्रा में, संतुलित तरीके से पहुंचती है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आप देखते हैं कि जंगल मौजूद होते हैं, पेड़ पौधे बहुत अच्छे तरीके से फूलते हैं। और जहां पर सूरज की रोशनी में थोड़ी कमी आती हुई दिखती है, तो वहां पर आप देखते हैं कि पेड़ पौधों का आकार थोड़ा कमजोर दिखता है, वो थोड़े छोटे प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, है ना। उसी के साथ साथ दोस्तों आप देखते हैं कि जो बारिश होती है ना, वो भी किसी क्षेत्र के अंदर मौजूद जो हमारे वनस्पतियां होती हैं उनको प्रभावित करती हैं। भाई जहां पर ज्यादा बारिश होगी, तापमान तो चाहिए ही चाहिए, है ना, तापमान तो आपको चाहिए चाहिए। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों बारिश भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। दुनिया की अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज्यादा हमें जंगल देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आप लोग एक समानता जरूर पाते हैं। जैसे अगर आप लोग देखते हैं कि अफ्रीका का ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर दुनिया के बहुत ज्यादा जंगल हैं। भारत के इन क्षेत्रों में हमें बहुत ज्यादा जंगल देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर हमें बहुत सारे जंगल के क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, है ना। कनाडा और अमेरिका में यहाँ पर देखने को मिलता है। यूरोप के क्षेत्रों में और रशिया में इस जगह पर देखने को मिलता है। इन सभी क्षेत्रों में जंगल मौजूद है ना। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हरियाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आप देखते हैं दोस्तों बारिश होती है। तो जहां पर ज्यादा बारिश होती है दोस्तों, वहां पर हमें हरियाली और हरे भरे प्रकार के जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और जहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि बारिश नहीं होती है, जहां पर बारिश नहीं होती है वहां पर भी आप पेड़ पौधे देखते हैं, लेकिन वहां पर पेड़ पौधे मात्र आपको कटीली झाड़ियों वाले देखने को मिलते हैं। जैसे रेगिस्तान के इलाकों में आप देखते हैं ना, रेगिस्तान में कटीली झाड़ियां क्यों हैं? क्योंकि एक तो तापमान ज्यादा है और उसी के साथ साथ आप देखते हैं क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती है। तो इन्हीं वजहों से हम देखते हैं कि रेगिस्तान में हमें कटीली झाड़ियां देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों यहां पर एक शब्द आप सभी के सामने रखा जा रहा है। इस शब्द की कहानी को हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। लिखा है पारितंत्र। अब ये पारितंत्र का मतलब क्या है और पारितंत्र से हम लोग क्या समझते हैं उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर मौजूद हमारे पादप, पादप का मतलब क्या है दोस्तों? वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। और जंतु का मतलब क्या है? हमारे जानवर। कि किसी भी इलाके के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि हमें बहुत सारे प्रकार के हमारे वनस्पतियां, पेड़ पौधे और जानवर देखने को मिलते हैं। और किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले ये जो जंतु होते हैं, वनस्पतियां होते हैं, ये वहां के पर्यावरण पर पूरे तौर पर निर्भर करते हैं। जी हाँ। अब अगर हम लोग देखें दोस्तों कि भारत के अंदर रेगिस्तान वाला जो इलाका है, राजस्थान का जो इलाका है, वहां पर अलग प्रकार के जानवर हैं, अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं। भारत के अंदर अगर हम लोग मेघालय, मिजोरम जाते हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां अलग प्रकार के जानवर हैं और वहां पर अलग प्रकार के हमारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर वहां पर मौजूद जो आपके अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, अलग अलग प्रकार की आपकी वनस्पतियां यानी कि पादप और जो जंतुएं होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग, और इन्हीं जानवरों के होने से वहां पर उस इलाके में एक अच्छा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है ना। अगर गर्म इलाकों में हमें गर्म दिखने वाले, अगर गर्म इलाकों में हमें ऊंट नहीं दिखेगा, और अगर हम रेगिस्तान के अंदर आपको दिखता है कि जो ठंडा जो भालू होता है, सर्बियाई भालू होता है, वो लाके रख देंगे, वो तो मर जाएगा। ऐसे ही ऊंट को अगर हम पहुंचा देंगे बर्फ वाले इलाके में तो आपको मरता हुआ दिखेगा। तो आपको दिखता है कि जो भी जानवर हैं या फिर जो भी जो वनस्पतियां हैं वो अपने एक निश्चित क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं, तो इससे उस क्षेत्र का आप देखते हैं कि पर्यावरण का बैलेंस बना रहता है ना। दुनिया सही तरीके से चलती रहती है, पर्यावरण का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलता है, और इसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र क्या है दोस्तों? पारितंत्र का मतलब है कि जो दुनिया है, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम लोग देखें कि वहां पर अगर आपको कोई भी प्रकार का आपका जानवर दिखता है, किसी भी प्रकार के आपको वृक्ष दिखते हैं, ये सभी वृक्ष
और ये सभी पेड़ क्या करते हैं, उस क्षेत्र को और क्या है दोस्तों, जीवित रखने में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, है ना। और इसी को हम लोग पारितंत्र के नाम से पुकारते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग आप सभी के साथ वनस्पति जो है हमारे देश के अंतर्गत, आप देखते हैं कि जो वनस्पतियां हैं, है ना, हमारे देश के अंदर जो आपको दिखता है कि अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनके अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो एक एक कर कर हमारे जितने भी वनस्पतियों के प्रकार हैं उनको हम लोग आप सभी के सामने रखने वाले हैं। स्टार्ट करें, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों हमारे प्यारे भारतवर्ष के अंतर्गत, तो हमें 5 प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहले प्रकार की कहलाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नाम से ही क्लियर है दोस्तों, सदाबहार वन का मतलब कि जहां पर हमेशा सदाबहार होती है, यानी कि जहां पर बारिश अच्छी मात्रा में होती है। तो भारत के अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे क्या दिखते हैं दोस्तों, हमें अपने देखने को मिलते हैं क्या, वनस्पतियां। इनमें से एक है ना, 1 2 3 4 5 प्रकार की हमारी ये वनस्पतियां हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, टर्शरी और उसी के साथ मैंग्रोव वन, इन्हें इंग्लिश में इन नामों से पुकारते हैं। हिंदी में हम देखते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब क्या है दोस्तों, जहां पर आप लोग हमेशा बारिश होते हुए देखते हैं। दूसरा कहलाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना। उसके बाद हमारे होते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां, फिर होते हैं पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो ये 5 प्रकार की आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे पास ये वनस्पतियां होती हैं। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के साथ जो मुख्य 2 प्रकार हैं, सदाबहार वन, है ना, और उसी के साथ आप देखते हैं दोस्तों ये जो हमारा सदाबहार वन है, और उसी के साथ आप देखते हैं, है ना, हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आज के हमारी इस क्लास में हम लोग 2 कौन कौन से, सदाबहार वन और पर्णपाती वन, इन दोनों को समझेंगे। और बात के जो बचे हुए 3 हमारे वन हैं उनको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी के सामने रखेंगे। चलिए, तो भारत के अंदर हमारा दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के आप देखते हैं कि जंगल हमें देखने को मिलते हैं। और इन जंगलों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इनको हम लोग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से पुकारते हैं, है ना। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अरे ये आदमी ना बड़ा सदाबहार है यार, इस पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, ये जैसे जीवन गुजारना चाहता है वैसे जीवन को गुजारता है, सर्दी गर्मी बारिश में भी हंसता खुशता रहता है ना, दुख हो सुख हो हर समय ये टेंशन फ्री रहता है ना, उसे ही सदाबहार या फिर एवरग्रीन कहते हैं। तो सदाबहार वन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप देखते हैं कि जो सदाबहार शब्द है इसका मतलब होता है जिसके अंदर कि साल भर एक ही जैसा जो आपको देखने को मिलता है ना। तो ऐसे हमारे देश के अंतर्गत क्षेत्र, हमारे देश में आप देखते हैं दोस्तों ऐसे हमारे जंगल, हमारे देश के अंतर्गत मौजूद ऐसे जंगल जहां पर आप बहुत ज्यादा बारिश होते हुए देखते हैं। भारत के अंदर ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर जो हमारे जो जंगल मौजूद होते हैं, वनस्पतियां मौजूद होते हैं, उनको हम लोग सदाबहार वन के नाम से पुकारते हैं। और ऐसे क्षेत्र हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, तो अगर हम लोग भारत के मानचित्र में देखें दोस्तों, ऐसे इलाके हमें कहां कहां पर देखने को मिलते हैं कि जो हमारा ये पश्चिमी घाट है, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना पश्चिम की तरफ, इधर बहुत सारे जो हमारे जंगल हैं दोस्तों वो सदाबहार वन है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी मात्रा में बहुत ज्यादा आपको बारिश होती हुई दिखती है। ऐसे ही दोस्तों ये आप देखते हैं कि तमिलनाडु का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा आपको क्या मिलते हैं, सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। हमेशा यहाँ पर आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जो हमारा लक्षद्वीप और अंडमान, ये हमारा लक्षद्वीप हुआ, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स हुए, इन दोनों जगहों पर भी आप देखते हैं कि अच्छी मात्रा में बारिश होती है, क्योंकि समुद्र के पास है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है दोस्तों, हमें सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन सदाबहार वन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सदाबहार वन का मतलब है कि जहां पर अच्छी मात्रा में हमें बारिश होते हुए दिख रही है, उनको हम लोग सदाबहार वन के नाम से पुकारते हैं। कितनी बारिश होती है ये देखते हैं। देखिए बारिश को जब भी हम लोग नापते हैं तो बारिश का मापन हमेशा कैसे किया जाता है दोस्तों, बारिश का मापन हम लोग हमेशा सेंटीमीटर के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, ये जो हमारी बारिश होती है इसको हम लोग हमेशा सेंटीमीटर के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों, नापते हैं। तो अगर कोई क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक की बारिश होती है, और वहां पर अगर कोई जंगल है, वहां पर जो वनस्पतियां हैं उनको हम लोग सदाबहार वन की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो भारत के ऐसे इलाके जो आपको क्या दिखता है दोस्तों, जहां पर आप देखते हैं कि 200 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा के आसपास की बारिश होती हुई दिख जाती है, यहां पर जो हमारे जंगल होंगे, वनस्पतियां होंगी, उनको हम लोग सदाबहार वन के नाम से पुकारते हैं, है ना। और इस प्रकार के जंगलों में आपको क्या मिलता है दोस्तों, इस प्रकार के जो हमारे ये सदाबहार वन होते हैं ना, यहां पर हमें अलग अलग प्रकार के वृक्ष झाड़ियां देखने को मिलती हैं। सदाबहार वन ऐसे वन जहां पर अच्छी मात्रा में बारिश होती है, और इस प्रकार के सदाबहार वनों के अंदर भी हमें अलग अलग प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार की आप देखते हैं दोस्तों कि छोटे छोटे हमारे जो झाड़ियां होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, है ना। और अलग अलग प्रकार की आप क्या देखते हैं दोस्तों, जो जड़ी बूटियां होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो सदाबहार वन भारत के वो इलाके जहां अच्छी मात्रा में बारिश होती है 200 सेंटीमीटर के आसपास की, उनको हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। और सदाबहार वन में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि हमें ना
एक ही तरीके के वृक्ष नहीं मिलेंगे, यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के वृक्ष और झाड़ियां मिलेंगी। चलिए एक एक कर सदाबहार वन में हमें कौन कौन से हमारे वृक्ष देखने को मिलेंगे और इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, इनको हम लोग एक एक कर आप सभी के समक्ष क्या करते हैं दोस्तों, जारी रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के जो ये हमारे वन होते हैं, ये जो हमारे सदाबहार वन होते हैं ना दोस्तों, आप देखते हैं कि अलग अलग पेड़ साल के अलग अलग महीनों में अपने पत्ते गिराते हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के हमें पेड़ देखने को मिलते हैं और सदाबहार वनों के अंदर जो मौजूद ये पेड़ होते हैं ना, ये साल के अलग अलग महीनों में अपने पत्तों को क्या करते रहते हैं दोस्तों, गिराते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही समय सारे पेड़ अपने पत्तों को गिराते हैं और नए पेड़ आते हैं। तो पेड़ों के अंदर जो आपको सदाबहार वनों में देखने को मिलते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि कुछ पेड़ कुछ समय के लिए कुछ कुछ महीनों में अपने पेड़ों पत्तों को गिराते हैं, कुछ कुछ अलग महीनों में अपने पत्तों को गिराते हैं, है ना। इसी वजह से हम देखते हैं कि इसी वजह से हम ये जो सदाबहार वन को कह रहे हैं ना, ये सदाबहार रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक ही समय पर सारे पत्ते नहीं गिरते हैं, है ना। पेड़ जो है यहाँ पर मौजूद वो एक ही समय पर अपने सारे पत्तों को नहीं गिराते और इसीलिए आप देखते हैं कि इस जंगल को हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। और इस जंगल में सदाबहार वन के हमें कई रूप देखने को मिलते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के हमें क्या मिलते हैं दोस्तों, सदाबहार वन में हमें पेड़ देखने को मिलते हैं। चलिए एक एक कर ये जो हमारा सदाबहार वन है दोस्तों, इससे संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको एक एक कर हम लोग आप सभी के सामने रखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सदाबहार वन के अंतर्गत कौन कौन से हमें पेड़ देखने को मिलेंगे, है ना। तो सदाबहार वन की अगर बात की जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें इबोनी, ठीक है, ये कहलाता है इबोनी का पेड़। इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखता है मोहगनी, ये कहलाता है मोहगनी का पेड़। उसी के साथ आप देखते हैं दोस्तों रोजवुड, है ना। रोजवुड दोस्तों ये वाला जो पेड़ है ये भी हमें सदाबहार वन में देखने को मिलता है। और रबड़ और सिनकोना, ठीक है, रबड़ और सिनकोना। तो ये जो अलग अलग प्रकार के आपको पेड़ दिखते हैं, ये हमें सदाबहार वनों में देखने को मिलते हैं और ये एक ही समय पर अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। सदाबहार वनों के अंदर दोस्तों आप लोग देखते हैं जहां पर अच्छी मात्रा में बारिश हो रही है, यहाँ पर हमें कुछ अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। जैसे इन क्षेत्रों में हमें हाथी देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, है ना। जो समुद्र के पास वाले एरिया हैं, यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, तो यहाँ पर जानवर भी अलग अलग हैं। यहाँ पर हमें हाथी देखने को मिलते हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिख जाता है दोस्तों, हमें आप देखते हैं कि बंदर देखने को मिलता है ना। उसी के साथ आप देखते हैं कि चमगादड़ भी इस क्षेत्र के अंदर होता है। घोंगा ये जो होता है ये भी हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि लेमर बंदर की तरह ही होता है दोस्तों, ये हमें इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। और स्लॉथ ये जो होता है दोस्तों, जानवर लटका रहता है, ये इन क्षेत्रों के अंदर भारत के सदाबहार वनों में हमें इस प्रकार के जानवर और कुछ इस प्रकार के जो हमारे पेड़ होते हैं। कौन कौन से पेड़ हैं सदाबहार वनों में? हमें दिखता है इबोनी, मोहगनी, रोजवुड, उसी के साथ आप देखते हैं कि रबड़ और सिकोना। और अगर जानवरों की बात की जाए दोस्तों, तो हाथी हुआ, घोंगा हुआ, बंदर हुआ, लेमर हुआ, और आप देखते हैं कि स्लॉथ, ये सभी जानवर हैं जो हमें सदाबहार वन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये था हमारा सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब ऐसे जंगल जो हमें कहां पर देखते हैं दोस्तों, जहां पर बारिश अच्छी मात्रा में हो रही है, अर्थात समुद्र के पास वाले क्षेत्र, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार आइलैंड हुआ। अब भारत के अंदर हमारे पास आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पर दूसरे प्रकार के भी हमारी वनस्पतियां मौजूद हैं, और इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, है ना। दूसरे प्रकार के जो हमारे जंगल मौजूद हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं पर्णपाती वन, है ना। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के हमारे अधिकांश जो हमारे आप देखते हैं जो जंगल हैं, वो आपको कैसे दिखते हैं दोस्तों, वो आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन के नाम से पुकारते हैं। सदाबहार वन की क्या विशेषता थी भाई, हमेशा यहाँ पर आपको हरियाली दिखती है ना। सदाबहार वन जो थे, जो हमने देखा तमिलनाडु में है, केरल में है, अंडमान निकोबार के आसपास के जो क्षेत्रों में हमारे जंगल थे, वन को ही जंगल कहते हैं बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पर्णपाती वन की। पर्णपाती वन को ही हम लोग पतझड़ वाले वनों के नाम से पुकारते हैं। और भारत के अधिकतर जो जंगल हैं वो इस तरीके से हैं कि यहाँ पर जो पेड़ होते हैं ना, उनमें से पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन सदाबहार वन हमेशा आपको एवरग्रीन दिखते हैं। तो भारत में ऐसे क्षेत्र जहां पर आप देखते हैं जो बारिश जो है दोस्तों, वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के आसपास तक आपको होती हुई दिखती है। भारत में ऐसे हमारे क्षेत्र जहां पर बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास एक साल के अंतर्गत होती है। और इस प्रकार इस क्षेत्र में आने वाले जो जंगल होंगे, उनको हम लोग पर्णपाती वनों या फिर पतझड़ वाले जंगलों के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर आधे में आपको हरियाली, कुछ में आपको दिखता है कि कम हरियाली, फिर ज्यादा हरियाली, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो हमारे पर्णपाती वन या फिर जो हमारे पतझड़ वाले वन होते हैं, ये पेड़ों से क्या करते हैं दोस्तों, गर्मी के मौसम में यहाँ पर पत्ते आपको झड़ते हुए दिखते हैं, और इन्हें मॉनसून वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
तो पर्णपाती वन हुआ, पतझड़ वन हुआ, या फिर आप देखते हैं कि मानसून वन हुआ। ऐसे हमारे जंगल जहां पर एक क्षेत्र विशेष के अंदर 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होती है, इसी को हम लोग उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन या फिर मानसून वन के नाम से पुकारते हैं। अब भारत में ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर हमें क्या दिख जाता है दोस्तों, इस प्रकार के जो हमारे ये आप देखते हैं कि वृक्ष हैं पर्णपाती वन वाले देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे वन है दोस्तों, ये हमें प्रायद्वीप में, प्रायद्वीप मतलब जो हमारा आपको दिखता है ना 3 तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीप के नाम से पुकारते हैं। इधर अरब सागर है, इधर आपको हिंद महासागर दिखता है और इधर बंगाल की खाड़ी दिखती है। इस पूरे क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीप के नाम से पुकारते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे पर्णपाती वन है ना, ये क्या है कि ये प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भाग उत्तर बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जो हमारे सदाबहार वन थे दोस्तों, वो हमें समुद्र के पास दिखते हैं, जैसे केरल के पास दिखे, तमिलनाडु में दिखे, अंडमान निकोबार में दिखे, लक्षद्वीप में दिखे, यहाँ पर सदाबहार वन दिखते हैं। वहीं अगर बात की जाती है पर्णपाती वन की, तो पर्णपाती वन आपको दिखता है दोस्तों कि हमारा यूपी हुआ, बिहार हुआ, है ना, इन क्षेत्रों में जो हमारे जंगल होते हैं उन्हें हम लोग पर्णपाती वनों के नाम से पुकारते हैं। और भारत में ये जो हमारे जंगल हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। भारत के अधिकतर जो जंगल है ना दोस्तों, वो कैसे हैं, वो आपको दिखता है कि हमारे पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वाले जंगलों के तौर पर ही हैं। और आप देखते हैं कि जब यहाँ पर आप देखते हैं कि पतझड़ होता है, जब यहाँ पर पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो इनके अंदर आप देखते हैं कि ये हरियाली वाले जंगल हमें नहीं दिखते, ये हमें सूखे सूखे जंगल के तौर पर देखने को मिलते हैं। ठीक, अब हम क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे पर्णपाती वन है ना, इन पर्णपाती वनों को भी 2 कैटेगरी के अंतर्गत बांटा गया है। ये जो हमारे पर्णपाती वन है ना, ध्यान से सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा। पर्णपाती वन का मतलब हुआ दोस्तों भारत के अंदर ऐसे हमारे जंगल जहां पर एक क्षेत्र विशेष में 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश आपको होती हुई दिखती है। भारत में जैसे यूपी बिहार वाला क्षेत्र हुआ, उत्तर भारत का इलाका, यहाँ पर आप देखते हैं कि हमें पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। और अधिकतर भारतीय इलाकों में हमें इसी तरीके के जंगलों को देखा जाता है। ये जो हमारे पर्णपाती वन है या फिर मॉनसून वन है, इनको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज के अंदर बढ़ते हुए देखा। एक कहलाता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा कहलाता है शुष्क पर्णपाती वन। अब ये आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब क्या है। देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन हमारे पर्णपाती वन के एक ऐसे हमारे जंगल हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर की आपको क्या दिखती है दोस्तों, बारिश होती हुई दिखती है। ठीक है, आपको दिखता है कि पर्णपाती वन में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको दिखता है कि 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश हो जाती है। और इस प्रकार के जो ये हमारे जंगल है ना, ये हमें कहाँ दिखते हैं, ये भारत के पूर्व में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, भारत का जो हमारा ये पूर्वी क्षेत्र है ना, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो हमारे जंगल हैं, ये कैसे कहलाते हैं दोस्तों, है तो ये पतझड़ वाले, है ना, इनमें पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन बारिश यहां पर अच्छी होती हुई दिखती है। कितनी, 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश आपको इन क्षेत्रों में होती हुई दिखती है। उसी के साथ साथ ये जो हमारे आपको दिखता है कि हमारे आर्द्र पर्णपाती वाले जंगल है ना, ये हमें हिमालय के आसपास के क्षेत्र हुए, उड़ीसा नामक जो हमारा राज्य है, छत्तीसगढ़ नामक जो हमारा राज्य है, इन क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और पश्चिम के घाट है ना, यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत, ये जो पश्चिम का घाट है ना, यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाता है, इस प्रकार के जंगल हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग आर्द्र पर्णपाती वनों के नाम से पुकारते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन जहां पर आप बारिश कितनी देख रहे हैं दोस्तों, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के आसपास देख रहे हैं, और इसी को हम लोग आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से पुकार रहे हैं। अब ये शुष्क पर्णपाती वन क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पर्णपाती वन का जो दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, वन है ना, दूसरा रूप है, इसे हम लोग शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क का मतलब है कि यहाँ पर पानी की कमी होगी, आर्द्र का मतलब भैया आर्द्रता ज्यादा है, पानी उपस्थित ज्यादा है। आर्द्र पर्णपाती वन भारत के ऐसे हमारे पर्णपाती वन थे, पतझड़ वाले पेड़ थे, वन थे, जंगल थे, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती हुई दिख रही थी। अगर बात की जाती है दोस्तों हमारे शुष्क पर्णपाती वनों की, तो शुष्क पर्णपाती वन में हम देखते हैं कि यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास की आपको बारिश होती हुई दिखती है। और इस प्रकार के जो ये हमारे जंगल हैं, है ना, इस प्रकार के जो हमारे ये जंगल हैं, जिसे हम लोग शुष्क पर्णपाती वनों के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो हमारे शुष्क पर्णपाती वन है दोस्तों, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये शुष्क पर्णपाती वन हमें यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में हमें देखने को मिलते हैं। और जो आर्द्र पर्णपाती वन थे, जहां पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो रही है, होते तो ये भी पतझड़ वाले हैं, झड़ तो ये भी जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ बारिश अच्छी होती है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, और आप देखते हैं कि हमारे कुछ आप पश्चिम के घाट की तरफ इन क्षेत्रों को देखते हैं, कुछ उड़ीसा में भी आपको दिख जाते हैं हमारे आर्द्र पर्णपाती वन, है ना, और छत्तीसगढ़ में भी।
ठीक। तो ये पर्णपाती वनों के दोस्तों आपने दो प्रकारों को देखा। तो यूपी बिहार में जो हमारे पर्णपाती वन है उनको हम लोग शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं, और जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारे पर्णपाती वन है जहां अच्छी बारिश होती है उनको हम लोग आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से पुकार रहे हैं। नाम से क्लियर कर लीजिएगा, शुष्क का मतलब जहां पर कम बारिश होती है, आर्द्र का मतलब जहां पर अच्छी बारिश हो रही है। अब ये जो हमारे शुष्क पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन का मतलब क्या हुआ, जहां पर आप देखते हैं कि बारिश कम होती हुई दिखती है, पतझड़ वाले ये हमारे वृक्ष हैं। तो ऐसे जैसे जो हमारे पेड़ होते हैं जिन्हें हम लोग शुष्क पर्णपाती वन के नाम से पुकार रहे हैं, जो हमें यूपी बिहार के अंतर्गत दिखते हैं, यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के पेड़ देखने को मिल जाते हैं, जैसे सागौन हुआ, बांस हुआ, साल हुआ, शीशम हुआ, चंदन को, कुसुम, अर्जुन, शहतूत, है ना। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि सागौन का पेड़ हुआ, बांस का पेड़ हुआ, आप देखते हैं कि शहतूत हुआ, ये कुछ हमारे पेड़ हैं। ऐसे ही पर्णपाती वनों के अंदर हमें अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं सदाबहार वनों से। पर्णपाती वन में हमें शेर देखने को मिल जाता है, बाघ देखने को मिलता है, कछुआ देखने को मिलता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के और भी जानवर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ सांप वगैरह भी इस क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो पर्णपाती वन में अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, जैसे सागौन हुआ, अर्जुन हुआ, शहतूत हुआ, कुसुम हुआ, चंदन हुआ, है ना। ये अलग अलग प्रकार के हमारे वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। और इसी पर्णपाती वन के अंदर, है ना, यहाँ शुष्क लिखा है दोस्तों, शुष्क नहीं है, ये है पूरा पर्णपाती वन ही, है ना। ये क्या है कि पर्णपाती वनों की जो हमारी विशेषताएं हैं ना उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, हमने शुष्क को मिटा ही दिया, आपको दिखेगा ही नहीं शुष्क। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने ये जो हमारा पर्णपाती वन था ना इसको समझा। पर्णपाती वन में हमें कितने प्रकार के हमारे वृक्ष देखने को मिल जाते हैं, सागौन, बांस, उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि साल का पेड़ हुआ, शीशम हुआ, और शेर हुआ, बाघ हुआ, सुअर हुआ, हिरन, हाथी, ये सभी जानवर हमें देखने को मिलते हैं। और अब दोस्तों ये जो बिंदु अब तक हमने पढ़े हैं ना, इससे संबंधित कुछ हमारे क्विज के क्वेश्चंस होंगे, तो उसको एक एक कर हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे। इनका आंसर्स आपको देना होगा। ठीक है, तैयार हो जाइए। आपके सामने आज की क्लास का सबसे पहला सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक आप देखते हैं कि मानवीय प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वनस्पति का वो भाग जो मानव की सहायता से पैदा होता है। वनस्पति का वो भाग जो खेतों में उगाया जाता है। या फिर वनस्पति ऐसी जो आपको दिखती है दोस्तों कि नदी के आसपास के काई के तौर पर प्रतिरूपों में छोटे छोटे भागों में दिखती है। आप सभी को पता है प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य होता है हमारी ऐसी वनस्पति, हमारे ऐसे पेड़ पौधे जो बिना मानव की हस्तक्षेप के बने होते हैं, और इस पे मानव की लंबे समय तक छाया भी नहीं पड़ी होती है ना, मानव ने बिल्कुल भी इनको छुआ नहीं होता। इनको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य वनस्पति जगत, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वनस्पति जात को अगर आपको परिभाषित करना हो तो उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष की वन्य प्रजातियां, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर पक्षियों की प्रजातियां, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर पौधों की प्रजातियां, या फिर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जीवों और पौधों संबंधी प्रजातियां। देखिए, वनस्पति जगत का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वनस्पति जगत का मतलब हुआ हमारे ऐसे जानवर है, हमारी ऐसी चीजें जो पेड़ पौधों से संबंधित होती हैं ना। वनस्पति जात का मतलब कि किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर मौजूद जो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इनको सामूहिक तौर पर हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इनको सामूहिक तौर पर हम लोग वनस्पति जगत के नाम से पुकारते हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर जो पौधों की अलग अलग प्रजातियां और अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति जात कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि प्राणी जगत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्राणी जगत क्या होता है, देखिए प्राणी जगत का मतलब होता है दोस्तों कि किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर मौजूद जो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, इनकी जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं उसी हम लोग प्राणी जगत कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि निम्न प्रकार के वन मानसूनी वन कहलाते हैं, इनमें से वो कौन से हमारे वन होते हैं जिन्हें हम लोग मानसूनी वन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर मानसूनी वनों की बात की जाए दोस्तों, आप देखते हैं कि जो हमारे उष्ण कटिबंधीय है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जो हमारे वर्षा वन होते हैं, या फिर उष्ण कटिबंधीय जो हमारे सदाबहार वन होते हैं, इन्हीं को हम लोग मानसूनी वन के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। सदाबहार वन भी कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं, और वर्षा वन भी उन्हें कहते हैं। अगला सवाल है कि मानसूनी वनों का व्यापारिक महत्व का पेड़ है कि मानसूनी जंग वनों में, या फिर जो हमारे सदाबहार वन होते हैं वहां पर हमें किन किन प्रकार के पेड़ों को देखने का मौका मिलता है। वहां पर हमें बांस, शीशम, साल, ये सभी प्रकार के जो पेड़ होते हैं दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि देश के अंदर 100 से 200 सेंटीमीटर से के आसपास होने वाली जो बारिश है उसको हम लोग किस प्रकार के आप देखते हैं दोस्तों के वृक्ष के तौर पर पुकारते हैं, है ना। भारत में
हमारा ऐसा क्षेत्र जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास की आपको बारिश होती हुई दिखती है। और ऐसे बारिश वाले क्षेत्रों में मौजूद जो हमारे वन होते हैं और यहाँ पर जो वनस्पतियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भारत के अंदर अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे पूर्वी क्षेत्र हैं, ये जो पूरा का पूरा हमारा पूर्वी भाग है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको साल में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश दिख जाती है। ऐसे ही आप देखते हैं दोस्तों कि उड़ीसा का क्षेत्र हुआ, है ना? इन और पश्चिम के जो हमारे कुछ भाग हुए पश्चिमी तट की तरफ, इन क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली हमारी वनस्पति होती है, इसको हम लोग, आप क्या कहते हैं दोस्तों? आपको दिखता है कि इसको हम लोग आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है? आर्द्र पर्णपाती वन इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने आप सभी के साथ ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। हमने जाना कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति जात और उसी के साथ प्राणी जात में क्या अंतर होता है, किसी भी क्षेत्र के अंदर मौजूद जो प्राणी जात होती हैं या फिर वनस्पतियां होती हैं वो कैसे प्रभावित होती हैं। और भारत में हमारे पास वनस्पतियों के 5 प्रकार हैं, उसमें से 2 हमने आज पढ़े हैं। हमारे जो नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो बिंदु होंगे वो आपको अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करते हुए दिखेंगे। अपना ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों, जिसे हम लोग लेक्चर नंबर 2 के नाम से पुकार रहे हैं, ये आप लोग कब होते हुए देखेंगे? अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे। और इसके अंतर्गत जो हमारे 3 आप देखते हैं कि जो वनस्पति के रूप आपको दिखते हैं, उनको हम लोग आप सभी के सामने अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत रखने वाले हैं। आशा करते हैं कि जो भी बिंदु आप सभी के साथ डिस्कस किए गए हैं, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, बहुत ही सकारात्मकता के साथ आपने हर बिंदु को समझा है। ठीक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करेंगे डिस्कस और गहराई से उन सभी बातों को पढ़ेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।